हेलो हाय नमस्ते बच्चों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का हम सांद्रण कैसे करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था चार तरह के हमने देखा था धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, खनिज से एवं अयस्क से। अयस्क के बारे में हमने देखा था कि चार प्रकार के होते थे, ऑक्साइड एवं सल्फाइड और कार्बोनेट और हैलाइड। ये चार देखे थे हमने अयस्क के प्रकार। और कुछ कुछ अंतर देखा था हमने खनिज एवं अयस्क में। धातु का निष्कर्षण के बारे में भी हमने देखा था कुछ। और यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ था कि अयस्क का सांद्रण करेंगे। सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं और धातु के ऑक्साइड से हम धातु निकालते हैं। लेकिन जो धातु निकालते हैं वह शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, वह अशुद्ध अवस्था में होता है। तो उसको फिर हम परिष्करण करके शुद्ध धातु निकालते थे। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं। यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। पहला जो है हमारा पार्ट होगा क्या, अयस्क का सांद्रण कैसे करेंगे। फिर सांद्रण करने के बाद सांद्रित अयस्क से हम धातु के ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे। फिर धातु के ऑक्साइड से धातु हम कैसे निकालेंगे। और वह जो धातु है शुद्ध अवस्था में है कि नहीं है। अगर शुद्ध अवस्था में रहेगा तो उसका हम परिष्करण नहीं करेंगे, लेकिन अगर शुद्ध अवस्था में नहीं होगा, अशुद्ध अवस्था में होगा, तो उसका हम परिष्करण करेंगे। उस धातु का हम परिष्करण करेंगे, तब जाके वह शुद्ध धातु हमें मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर यहाँ से, अयस्क का सांद्रण कैसे करना है। ठीक है, तो स्वागत है आप लोग का साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं आप लोग का इस चैनल पर फिजिक्स एवं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से हमारा रह गया था पिछले लेक्चर में। देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारा, अयस्कों का समृद्धीकरण एवं सांद्रण कैसे करते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। आवाज क्लियर जा रहा है आपके पास? देखिए अयस्कों का समृद्धीकरण कैसे करते हैं। पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, बालू, पत्थर के टुकड़े आदि अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी हम खनिज निकालते हैं उसमें बहुत सारे अशुद्धियां पाई जाती है, मिट्टी के रूप में, बालू के रूप में, पत्थर के रूप में अशुद्धियां उससे मिलती है। ठीक है, तो वो जो अशुद्धियां होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उन अशुद्धियों को कहते हैं हम गैंग या मैट्रिक्स। और अयस्कों से गैंग को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। अब उन अयस्कों से वो जो खनिज या अयस्क हम निकालते हैं, तो उससे हम जो अशुद्धियां हैं उसको दूर करते हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कराता है, सांद्रण कराता है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सांद्रण की विधियां क्या क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले अयस्क जो निकालते हैं, जो खनिज हम निकालते हैं उसमें क्या होती है, उसमें अशुद्धियां पाई जाती है। तो अशुद्धियों को निकालते हैं पहले। अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सांद्रण। अब सांद्रण करने के बाद क्या करते हैं हम, सांद्रण करने के बाद उसको हम अगर वह सल्फाइड में या कार्बोनेट में या सल्फाइड, कार्बोनेट या हैलाइड में हो या ऑक्साइड में हो, तो उन सबको किस में बदलते हैं, उन सबको हम ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में हम क्यों बदलते हैं इसका रीजन भी मैंने कल बता दिया था, क्योंकि ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करना आसान होता है। ऑक्साइड का अपचयन करके, रिडक्शन करके, ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, और यह आसान तरीके से होता है। इसलिए हम सल्फाइड या कार्बोनेट या हैलाइड से हम शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनको अपचयन करना आसान नहीं होता जितना ऑक्सीजन को अपचयन करना आसान होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सल्फाइड, कार्बोनेट या हैलाइड जो अयस्क होते हैं
उन सबको ऑक्साइड में पहले बदलते हैं, और ऑक्साइड में बदल के हम ऑक्साइड को ऑक्सीजन को अपचयन करते हैं। किससे? कार्बन एवं एल्यूमिनियम से। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि देखिए यहाँ पर कार्बन एवं एल्यूमिनियम का यूज करके हम, यहाँ पर दिया होगा, हाँ इस चार्ट में दिया है, देखिए कार्बन एवं एल्यूमिनियम का यूज करके हम धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड को निकालकर धातु प्राप्त करते हैं, और वह जो धातु होता है वह शुद्ध रूप में होता है, तो उसको हम परिष्करण करके शुद्ध धातु बनाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगर अच्छे से पढ़ना है तो पिछले लेक्चर आप देख के आइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए सांद्रण की विधियां क्या होती है। मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है हमारा हाथ से चुनकर या फटक कर या चालनी से चालकर। पहला मेथड तो बहुत इजी है। इससे क्या होता है, वैसी अशुद्धियां जो जिसको हम हाथ से चुनकर निकाल सकते हैं। जैसे गेहूं में आप देखते हो, गेहूं या चावल में आप देखते हो कि कंकर पत्थर जो रहता है उसको हम हाथ से चुनकर निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो हमारा जो शुद्ध शुद्ध गेहूं या शुद्ध चावल मिल जाता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वैसे ही वैसे धातु जिसमें अशुद्धियां मतलब बहुत बड़े बड़े हो, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई दे रही है, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई दे रही है, तो उनको तो हम हाथ से भी निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं ना, या चुनकर या फटक कर या चालनी से चालकर हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे गाँवों में आप देखते हो कि चलनी से चालकर जो कंकर पत्थर होते हैं उसको हम निकाल लेते हैं अशुद्धियों को। तो वैसे ही धातुओं में भी कुछ कुछ अशुद्धियां अगर होगी जो चलनी से या फटक कर या हाथ से चुनकर निकाली जा सकती है, तो उसको हम इस विधि से निकाल सकते हैं। फर्स्ट विधि से, पहला विधि क्या है हमारा, हाथ से चुनकर फटक कर या चालनी से चालकर हम उन अशुद्धियों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला सांद्रण की विधि समझ में आ गया। दूसरा विधि क्या है? दूसरा विधि हमारा है गुरुत्व पृथक्करण विधि, मतलब ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। यह क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम है ऑक्साइड अयस्क के सांद्रण के लिए इसका यूज करते हैं। जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है वह केवल और केवल किसके लिए यूज होता है? वह केवल और केवल ऑक्साइड अयस्क के लिए ही हम यूज करते हैं, ना कि सल्फाइड के लिए, ना कि कार्बोनेट के लिए, ना कि हैलाइड के लिए। केवल और केवल किसके लिए? केवल और केवल ऑक्साइड अयस्क के लिए ही इसका हम यूज करते हैं। कौन सा विधि है यह? यह विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, जो ऑक्साइड अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, और तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है फेन प्लवन विधि, मतलब फ्लोटेशन मेथड। यह किसके लिए होता है? यह सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करता है। यह कौन से अयस्क का सांद्रण करता है? यह सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करता है। और इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये मत सोचिए कि मैं ऊपर ऊपर इसको निकाल दे रहा हूँ, नहीं, इसको मैं बस अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, और इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे आगे के स्लाइड में। क्लियर है? तो देखिए, गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम ऑक्साइड अयस्क को सांद्रण करते हैं, और फेन प्लवन विधि में हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, ना कि ऑक्साइड, ना कि कार्बोनेट, ना कि हैलाइड, केवल और केवल सल्फाइड। और चौथा क्या हमारा? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि, मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें विद्युतीय चुंबकीकरण का हम यूज करते हैं, चुंबक का यूज करते हैं। और यह किसमें यूज होता है? यह जो है, जब अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय हो, तो इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। विद्युत चुंबकीय मतलब उस वैसे चीजों का यूज करता है जो धातु या अशुद्धियां में से कोई एक चुंबकीय हो, ताकि वह जो मशीन है उसको अपनी ओर खींच ले। अगर अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ होगा तो उसको हम चुंबकीय मशीन के पास अगर ले जाएंगे तो वह खींच लेगा अशुद्धियों को। या धातु चुंबकीय पदार्थ होगा और अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ नहीं होगी, तो क्या करेगा? धातु को खींच लेगा और अशुद्धियों को अपनी जगह छोड़ देगा ना। तो वैसे केस में हम यूज करते हैं विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। किस केस में? या तो हमारा अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ हो, या कोई जो अयस्क, या तो अशुद्धियां हो हमारा चुंबकीय पदार्थ, या धातु हो चुंबकीय पदार्थ। मान लीजिए लोहा धातु का अयस्क है जिसमें अशुद्धियां चुंबकीय पदार्थ नहीं हो, तो लोहा तो आप जानते हैं चुंबकीय पदार्थ है। लोहा के पास हम चुंबक ले आते हैं तो लोहा सट जाता है, चुंबक में सट जाता है ना।
तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लोहा में अगर कोई भी अगर अशुद्धि होगा तो अशुद्धि को निकाल देगा और लोहा उससे चिपक जाएगा, मतलब हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा लोहा। ठीक है, और अशुद्धियां कहाँ जाएगी? अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी। क्लियर है ना? अब आगे देखिए, रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि, इसको लीचिंग भी कहते हैं। रासायनिक पृथक्करण विधि या निक्षालन विधि मतलब लीचिंग विधि। इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक गुणों में अंतर पर आधारित होता है। ये जो रासायनिक पृथक्करण विधि है, रासायनिक गुणों में अंतर पर आधारित होता है। दो पदार्थ जिसमें एक अशुद्धियां हो, एक धातु हो, धातुओं एवं अशुद्धियों में रासायनिक गुण में अंतर हो। ठीक है, रासायनिक गुण में अंतर मैंने पहले बताया है कि कोई किसी में चमक होती है, किसी में चमक नहीं होती है। तो चमक अगर जिसमें होगा, मान लीजिए धातु में चमक, क्योंकि धातु में चमक होती है और अशुद्धियों में चमक नहीं होगी, तुम क्या करेंगे? हम देख कर भी पहचान जाएंगे ना। तो रासायनिक गुण के आधार पर भी हम देखते हैं, और रासायनिक गुणधर्म बहुत सारा होता है कि टेस्ट से भी हम पहचान जाते हैं। टेस्ट, उसका जो अंदर का जो टेस्ट होता है, ये सब हम देखेंगे। इसको अभी इन सब जो चारों पांचों है, इन पांचों को हम डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हाथ से चुनकर वाला था। हम तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि ये तो खुला इसमें दिया हुआ कि हाथ से चुनकर या फटक कर या चलनी से चाल कर। ये आप गाँव में देखते होंगे कि जो अशुद्धियां होती है उसको हम क्या करते हैं? चलनी से चाल कर या फटक कर या हाथ से चुनकर हम उसको बाहर कर देते हैं, करते हैं ना। तो एक गांव में आप देखते होंगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि से। संचालन की विधि दूसरा क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है? इस विधि में देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि दो घनत्व वाले अयस्क का संघनन किया जाता है। मतलब देखिए, धातु और जो अशुद्धियां होती है उनके घनत्वों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर धातुएं तो हमेशा भारी होती है, आपने देखा होगा। जो लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, भारी होती है। और अशुद्धियां क्या होती है? अशुद्धियां होती है हल्की। वो मिट्टी सब है, लगा होता है, मिट्टी हो गया, कुछ लगा होता है, गंदगी लगा होता है, वो क्या होगा? वो हल्की होती है। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या मतलब है कि जो भारी चीजें होगी वो नीचे गिर जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, और जो हल्की चीजें हैं वो ऊपर छलाते रहेगी ना। तो वैसे में दोनों अलग हो गया। तो इस गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम इस मेथड का यूज करते हैं। देखिए इस विधि से अधिक घनत्व वाले जो अयस्क का संघनन किया जाता है। जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है उसमें हम किसका संघनन करते हैं? उसमें हम अधिक घनत्व वाले जो अयस्क होते हैं, मतलब जिनका जो डेंसिटी है, जो बहुत भारी हो। सही है, जो भारी हो, जिसके अंदर का जो क्या कहते हैं, मतलब घनत्व उसका बहुत ज्यादा हो। मतलब लकड़ी सब कैसा होगा? लकड़ी सब का घनत्व बहुत कम होता है, लोहा का घनत्व बहुत हाई होता है। तो अधिक घनत्व वाले जो अयस्क होते हैं उसका हम संघनन करते हैं गुरुत्व पृथक्करण द्वारा। क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अयस्क को महीन पीसकर पानी की धारा में जब प्रवाहित करते हैं, अब वो जो अयस्क है उसको जब हम पीस देते हैं और उसको पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं, तो जो भारी कण है ना अयस्क का जो भारी कण है वो क्या होता है? वह नीचे बैठ जाता है। और अशुद्धियां जो होती है, हल्के कण होती है, वह पानी की धारा में बह जाती है। अशुद्धियां जो होती है ऊपर छलाती रहती है। और जो अयस्क होते हैं, अयस्क मान लीजिए लोहा का है, चांदी का है, सोना का है, तो वह क्या होगा? भारी होता है तो वह नीचे बैठ जाता है। और जो अशुद्धियां होगी वह हल्की होती है तो ऊपर छलाते रहेगी, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है? तो वैसे अयस्कों का हम संघनन करते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा हो, जिसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो इसका मेथड समझ में आ गया कि हम जो अयस्क है उसको पीस देते हैं, उसको चूर चूर कर देते हैं। पहले चूर चूर कर कर उसको हम पानी में बहा देते हैं। तो जो भारी चीजें होती है, भारी कौन होती है? धातुएं भारी होती है, तो वह नीचे बैठ जाएगी, पानी के नीचे बैठ जाएगी, तो वह अलग हो गया और अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी। अशुद्धियां जो होती है छलाते रहती है, तो छलाते रहती है तो उसको हम क्या निकल कर देंगे? उसको हम अपने हाथ से निकाल देंगे या पानी से बहा देंगे। तो इस तरह हमें जो शुद्ध धातु है हमें बर्तन के नीचे बैठा रह मिल जाएगा, जिसको हम आसानी से निकाल कर फिर से
उसका शेप या कलर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि समझ में आ गया। अब देखिए आगे, फेन प्लवन विधि। इसमें क्या होता है, देखिए फेन प्लवन विधि नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इसमें हम फेन जो होता है ना, फेन का यूज करते हैं। देखिए यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि सल्फाइड एश के कण तेल से गीले होते हैं। यह जो विधि है फेन प्लवन विधि किस तथ्य पर आधारित है कि जो सल्फाइड एश का जो कण होता है, हमने पहले ही बताया था कि फेन प्लवन विधि जो होता है सल्फाइड एश के लिए होता है, और ये गुरुत्व पृथक्करण विधि जो होता है वह ऑक्साइड एश के लिए होता है। ठीक है, और फेन प्लवन विधि में जो सल्फाइड एश होता है, सल्फाइड एश जो होते हैं तेल पर क्या होता है, तेल से गीले, कहाँ गया, सल्फाइड एश जो होते हैं तेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेल से गीले होते हैं और अशुद्धियाँ पानी से होते हैं। तो अगर यह तथ्य हमें पहले से पता होगा कि सल्फाइड एश जो होते हैं वो उसके जो कण होते हैं वह तेल से गीले हो जाते हैं, और जो अशुद्धियाँ होती है पानी से गीले हो जाती है, तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं अशुद्धियों को। क्यों, कैसे, देखिए इसमें, देखिए हम चीर का तेल जो होता है या तारपीन का तेल मिलाते हैं, एक बर्तन में हम उस अयस्क को रख देंगे, जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे आप, इस फिगर में आप देख रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक मान लीजिए एक एक इसको इस बर्तन में अयस्क को रख दिए और उसमें चीर का तेल या तारपीन का तेल मिला देते हैं। तो हमें पता है कि सल्फाइड का जो कण है, सल्फाइड का कण जो है तेल से गीला होता है। तेल तो जो सल्फाइड का जो कण होगा, सल्फाइड का कण क्या है, तेल से गीला हो जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होगी वह पानी में मिल जाएगी, पानी से चिपक जाएगी। तो ऐसे ऐसे हो गया, अलग हो गया ना, अशुद्धियाँ पानी में चिपक गई तो पानी से अलग हो गया, और सल्फाइड का जो कण है तेल से मिल जाएगा। तो ठीक है, तो वायु के झोंके द्वारा फेन पैदा किया जाता है। अब इसमें हम वायु का झोंका देंगे ना तो इसमें फेन पैदा होगा। तो अशुद्धियाँ, तो जो शुद्ध अयस्क होता है, शुद्ध अयस्क जो है झाग के साथ ऊपर आ जाता है, और अशुद्धियाँ जो होती है नीचे बैठ जाती है। ठीक है, देखिए इसको हम सरल तरीके से समझते हैं। एक बर्तन में हम अयस्क को रख दिए, उसमें हम तेल मिला दिए, तारपीन का तेल या चीर का तेल डाल दिए। तो क्या होगा कि जो सल्फाइड अयस्क का जो कण है वह क्या होगा, तेल से गीला हो जाएगा, और फिर पानी उसमें अगर डाल दिए हम तो पानी जो होता है अशुद्धियों से मिल जाएगा, अशुद्धियाँ जो होता है पानी में मिल जाएगी। तो दोनों के दोनों अलग होगा कि हो गया कि नहीं होगा, अलग हो गया ना। जो शुद्ध अयस्क का जो कण था वह क्या हो गया, पानी, वह तेल से गीला हो गया, तेल से गीला होकर अलग हो गया, और अशुद्धियाँ जो है पानी से अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। शुद्ध धातु जो है अलग हो गया, किसमें, तेल के साथ, और अशुद्धियाँ जो है पानी के साथ अलग हो गया। और जैसे ही हम हवा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही हम वायु का झोंका हम देते हैं, तो क्या होता है, वह फेन बन जाता है। फेन के द्वारा वो जो तेल है, तेल क्या होता है, तेल जो होता है फेना जाता है, और फेना क्या होता है, ऊपर 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 हो जाता है। अब जैसे मैंने हवा का झोंका दिया, तो जो तेल से जो गिरा हुआ कण है सल्फाइड का, जो अयस्क है, वो क्या होगा, वह फेन बनकर ऊपर चल जाएगा। तो फेन बनकर ऊपर चला गया, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये फेन बनकर ऊपर चला गया, और ये जो अशुद्धियाँ जो है नीचे, जो है अशुद्धियाँ जाके बैठ जाएगी, नीचे अशुद्धियाँ जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इस फेन को बाहर निकाल के सुखा देंगे धूप में रख के, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हमारा धातु प्राप्त हो जाएगा। अभी भी धातु प्राप्त नहीं होता, अभी भी अशुद्धि होता है, लेकिन अशुद्धियाँ, जो मेन अशुद्धियाँ होती है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी अशुद्धि बच जाती है। उसको हम बाद में हम जब कोई और विधि होता है ना, उस विधि द्वारा हम निकालेंगे। ठीक है, उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, ऑक्साइड से फिर उसको हम अपचयन करते हैं, अपचयन करने के बाद मैंने सारा चीज़ें पहले बता रखा है, तो अभी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो इस फेन प्लवन विधि समझ में आ गया आपको, फेन प्लवन विधि क्लियर है। इसमें करते हैं क्या, इसमें हम चीर का तेल डालते हैं, चीर का तेल जो होता है अयस्कों के साथ मिल जाता है, और अशुद्धियाँ जो होती है वो पानी के साथ मिल जाता है, और जैसे ही हवा का झोंका डालते हैं तो वह झाग बनकर ऊपर चल जाता है।
झाग बनकर ऊपर गया तो इसको हम बाहर निकाल दिए और अशुद्धियाँ मेरा नीचे बैठ गया, अशुद्धियाँ नीचे बैठ गया और झाग मेरा ऊपर आ गया, तो झाग को बाहर निकाल दिए, उसको सुखाकर हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, शुद्ध अयस्क को हम प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरा क्या हमारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया कि इसमें दो जो अयस्क होते हैं और अशुद्धियाँ होती है, उन दोनों के बीच में कोई एक पदार्थ जो होगा वह चुंबकीय मतलब गुण का होगा, चुंबकीय गुण का होगा तो क्या होगा, वह चुंबक से जाके सट जाएगा, और जो जो पदार्थ चुंबकीय नहीं होगा गुण का, वह क्या होगा, वह दूर फेंका जाएगा, दूर चला जाएगा, तो इससे अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी और शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त हो जाएगा ना। देखिए अयस्क के चूर्ण को एक संवाहक पट्टे पर फैलाया जाता है जो चुंबकीय रोलर पर चलता है। इस देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चुंबकीय रोलर है, इस पे हम अयस्क के चूर्ण को क्या करते हैं, फैलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग ढेर बन जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो हमारा जो धातु है वह चुंबकीय पदार्थ है, और जो उसमें अशुद्धियाँ हैं वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जो अशुद्धियाँ हैं वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, और धातु जो है हमारा वह चुंबकीय पदार्थ है। तो इस पे अगर हम डालेंगे, इस पे अगर हम उस चूर्ण को डालेंगे पीस कर, तो क्या होगा, तो जो चुंबकीय पदार्थ होगा वह नीचे चुंबक के साथ चिपक जाएगा, चुंबक के साथ यहाँ पर चिपक जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा, और जो अशुद्धियाँ होगी इधर इधर बाहर फेंक आ जाएगी, इधर बाहर फेंक आ जाएगी, इधर बाहर फेंक आ जाएगी। तो हमारा शुद्ध धातु जो यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, इस मेथड को समझ में आ गया आपको। चुंबकीय डिफरेंस होना चाहिए धातु और अयस्क और अशुद्धियों के बीच में, चुंबकीय गुणों का डिफरेंस होगा, तभी हम इस केस को यूज करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि को। और अगर सल्फाइड अयस्क रहेगा तो हम फेन प्लावन विधि यूज करेंगे, और अगर ऑक्साइड अयस्क रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, ऑक्साइड अयस्क रहेगा तो हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क के रूप में हम गुरुत्व पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। क्लियर है ना, याद रहेगा ना आपको, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछता है कि इनमें से कौन सा सांद्रण विधि है जिसको हम जिसमें ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, तो क्या होगा, गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में हम ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्लियर है, और फेन प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं। और इसका विधि समझ में आ गया क्यों, क्योंकि सल्फाइड अयस्क जो होता है तेल से गिरा होता है, और अशुद्धियाँ जो होता है पानी से गिरा होता है। जैसे इसमें हम हवा का झोंका मारते हैं तो जो शुद्ध धातु होता है हमारा ऊपर फेन बनकर निकल जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाता है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, जो शुद्ध फेन जो है उसको बाहर निकाल लेंगे, और सुखाकर उसको शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे कुछ देर बाद। क्लियर है। और चुंबकीय पृथक्करण विधि में अभी आपने देखा कि चुंबकीय पदार्थ जो होगा वहाँ यहाँ चुंबक के साथ चिपक जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ होगा वो इधर इधर फेंका जाएगा, इधर फेंका जाएगा बाहर की तरफ। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। खरो आपने देखा होगा कि धान के साथ धान जब आप ऐसी करते हो, हवा हवा वाला गांव में आप देखे होंगे, धान को कैसे ऐसी करते हैं, धान को जब हम वो हवा पंखा वाला एक होता है ना, चलाते हैं पंखा वाला, तो उसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है, और जो धान होता है वो नीचे गिर जाता है, जो जो हमारा शुद्ध धान होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो खखड़ी होता है उसको कहते हैं खखड़ी, खखड़ी कहते हैं, जो खखड़ी होती है वो बाहर फेंका जाती है। क्यों, क्योंकि वो हल्की होती है, तो हल्की चीज़ें बाहर फेंका गई, और जो मेरा धान है वो मेरा नीचे गिर गया। तो वैसे ही केस इसमें भी होता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि में भी जो चुंबकीय पदार्थ है वह चुंबक के साथ चिपक जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वह क्या होगा, बाहर फेंका जाएगा। जैसे जैसे हम इस चक्की को चला रहे हैं, इस चक्की को जैसे जैसे हम इस चक्कू को ऐसे ऐसे करके चला रहे हैं, तो क्या होगा, अशुद्धियाँ जो हमारा यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर, और जो अशुद्धियाँ बोल रहा हूँ, चुंबकीय पदार्थ जो होगा, चुंबकीय पदार्थ जो हमारा यहाँ पर आके चिपक जाएगा, मिल जाएगा सबकी सभी, और ये शुद्ध अयस्क होता है, और जो अशुद्धियाँ होगी यहाँ पर आके फेंका जाएगी इधर, जब बाहर इधर फेंका जाएगी, और शुद्ध धातु जो है हमारा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है चुंबकीय पृथक्करण विधि।
आगे देखिए, यह था हमारा सांद्रण का विधि। इतना जो अभी देखा, चार जो आपने देखा अभी, चुंबकीय पृथक्करण, फेन प्लवन और गुरुत्व पृथक्करण और हाथ से चुनकर, फटक कर, चालनी से चालकर, ये सब। और एक पांचवा क्या हमारा रासायनिक पृथक्करण, इसको भी देखते हैं। पांचवा क्या, रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि को हम क्या कहते हैं, निक्षालन विधि भी कहते हैं। रासायनिक पृथक्करण विधि को हम निक्षालन विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं और इससे शुद्ध अयस्क जो होता है इसमें घुल जाता है और अशुद्धियां जो होती है नहीं घुलती है। और अशुद्धियों को छानकर हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और शुद्ध धातु हमें, शुद्ध अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंपल सारा का सारा सेम ही है, थोड़ा थोड़ा खाली डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे, हम चूर्ण चूर्ण कर देंगे सबको, जो अयस्क है उसको महीन चूर्ण बनाकर उसको एक विलायक में डाल देंगे। विलायक मतलब जल हो गया या कोई भी विलायक जिसमें घुलने वाला हो, घुलाने वाला घुलाने वाला पदार्थ हो, उसको विलायक कहते हैं। तो विलायक में हम डाल देंगे और जो हमारा शुद्ध शुद्ध अयस्क होगा उस विलायक में घुल जाएगा और अशुद्धियाँ जो होगी वो नहीं घुलती है। तो अशुद्धियाँ नहीं घुलेगी तो उसको हम बाहर निकाल देंगे छानकर, अशुद्धियों को छानकर बाहर निकाल देंगे और जो शुद्ध धातु है वो तो घुल गया, तो उसको हम अयस्क बाद में प्राप्त कर लेंगे। ठीक है? इससे रासायनिक पृथक्करण कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो पदार्थ है घुलनशील है, एक पदार्थ है घुलनशील नहीं है, तो यह रासायनिक गुण ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि एक जो है घुल रहा है, एक नहीं घुल रहा। तो घुलना क्या कहलाता है, एक पदार्थ घुलना, एक पदार्थ नहीं घुल रहा, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया ही है। रासायनिक गुणों के आधार पर ही हम इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए इसको हम रासायनिक पृथक्करण विधि कहते हैं। क्लियर? या निक्षालन विधि कहते हैं। निक्षालन विधि मतलब छानकर इसको अलग कर रहे हैं। ठीक है? चारों आपको पांचों समझ में आ गया, रासायनिक पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण और फेन प्लवन विधि, और या हाथ से चुनकर, फटक कर या चालनी से चलकर। यह हमारा सांद्रण का प्रक्रिया था, सांद्रण विधिया था। 5 का 5 सांद्रण के विधि था। क्लियर है? अब देखिए, सांद्रित अयस्क से धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं। पहले हमने देख लिया धातु की प्राप्ति हमने देखा था। धातु की प्राप्ति हमने खनिज एवं अयस्क से प्राप्त किया था। अब जो खनिज एवं अयस्क से जो धातु प्राप्त करते हैं वह शुद्ध नहीं होता है, वह अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध धातु से, अशुद्ध अयस्क से हमें पहले सांद्रण करते थे। तो सांद्रण करने का तरीका था, 5 तरीका हमने अभी पढ़ लिया। सांद्रण करने का 5 तरीका हमने अभी देख लिया। अब सांद्रण कर दिया तो अब जो अयस्क जो मिलेगा वह कैसा था, वह है सांद्रित अयस्क। मतलब बहुत ज़्यादा जो अशुद्धियाँ थी वो बाहर निकल गया। अब थोड़ी छोटी छोटी जो अशुद्धियाँ बच गई है उसको अब बाहर निकालने का तरीका पढ़ेंगे। सांद्रित अयस्क में क्या कहने का मतलब कि अब उसमें थोड़ा थोड़ा अशुद्धि बचेगा, ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होगी। उससे पहले क्या था, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा थी तो उसको हमने बाहर निकाल दिया। कैसे करके, सांद्रण करके। अब सांद्रित अयस्क से हम धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। अभी हमने ये जो 5 मेथड पढ़ा, ये सब 5 मेथड, इसमें क्या किया था, हमने सांद्रण किया था। सांद्रण करके हमने अशुद्धियों को बाहर निकाला था। मेन जो अशुद्धियाँ था उसको बाहर निकाल दिया। अब जो छोटी मोटी अशुद्धियाँ हैं उसको हम बाहर निकालेंगे। तो पहले देखेंगे क्या, पहले देखते हैं सांद्रित अयस्क का जो धातु है, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे। मैंने पहले बताया था जितने भी अयस्क है उसको हम क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। सल्फाइड में, कार्बोनेट में या हैलाइड में क्यों नहीं बदलते हैं, क्योंकि उनसे धातु की प्राप्ति करना आसान नहीं होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है और मुश्किल भी है। लेकिन धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि उसका डायरेक्ट अपचयन कर देते हैं। अपचयन करते किसका, ऑक्सीजन का अपचयन करके हम डायरेक्ट धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? इसीलिए हम जितना भी सांद्रित अयस्क है 5 मेथड से, जो 5 मेथड हमने पीछे पढ़ा उससे हम क्या प्राप्त किए, उससे हम प्राप्त किए सांद्रित अयस्क। अब जो सांद्रित अयस्क है उससे धातु कैसे प्राप्त करेंगे, धातु प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसके ऑक्साइड में बदल देंगे। सांद्रित अयस्क जो है उसको पहले हम उसके धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे। जिस धातु का अयस्क है उस धातु के ऑक्साइड में बदलेंगे।
और ऑक्साइड से हम अपचयन करते हैं, अपचयन करके ऑक्सीजन को निकाल देंगे, ऑक्सीजन को निकाल कर क्या बना देंगे, फिर हमारा धातु प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए अब धातु के ऑक्साइड में कैसे परिवर्तन करते हैं, धातु के ऑक्साइड में हम कैसे परिवर्तन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए धातुओं को उनके कार्बोनेट, सल्फाइड या हैलाइड अयस्कों की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। मैंने बताया था पहले, और मैंने बोला भी था कि इसको बाद में पढ़ते हैं, लेकिन मैं ही बता दिया पहले ही। चलो कोई नहीं, आपने यहाँ पर देख लीजिए, धातुओं को उनके कार्बोनेट, सल्फाइड या हैलाइड अयस्कों की तुलना में उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान होता है। ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान क्यों होता है मैंने बता दिया। इसलिए ऐसे संदिग्ध अयस्क को पहले हम क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, तब धातु का निष्कर्षण करते हैं। ऑक्साइड में अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो उससे धातु को निकालना आसान हो जाता है। क्लियर है? यह परिवर्तन क्या करता है, सांद्रित अयस्क से हम उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करना क्या कराता है, यह परिवर्तन हमें भर्जन या निष्ठापन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। यह जो परिवर्तन हम कैसे करते हैं, भर्जन या निष्ठापन विधि द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, भर्जन या निष्ठापन विधि द्वारा करते हैं। ये जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रित अयस्क कौन कौन है, सांद्रित अयस्क हमारा ऑक्साइड अयस्क हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया और हैलाइड अयस्क है। इन जो हैलाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, इन सभी को हम पहले किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे। और क्यों बदलेंगे इसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि आसान होता है उनसे धातु प्राप्त करना, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, इसीलिए सभी के सभी को हम पहले ऑक्साइड में बदलते हैं। और ऑक्साइड में बदलने का प्रक्रिया क्या है, भर्जन या निष्ठापन। भर्जन विधि द्वारा या निष्ठापन विधि द्वारा सल्फाइड को, कार्बोनेट को, हैलाइड को हम ऑक्साइड में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, सबसे पहले हम भर्जन विधि को देखते हैं, भर्जन विधि क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे निष्ठापन विधि क्या होता है। निष्ठापन मतलब कैल्सिनेशन, भर्जन मतलब रोस्टिंग। ठीक है, तो देखिए भर्जन विधि क्या होता है। देखिए भर्जन विधि जो होता है वह सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदलने के लिए यूज करते हैं, और जो निष्ठापन विधि होता है वह कार्बोनेट के लिए होता है, मेनली कार्बोनेट के लिए होता है। जो कार्बोनेट एस होता है उसको हम ऑक्साइड में बदलते हैं, और भर्जन में क्या होता है, भर्जन में हम सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदलते हैं। ये दो चीज़ आपको याद अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए भर्जन प्रक्रिया द्वारा हम सल्फाइड एस को ऑक्साइड में बदलते हैं, किसको, सल्फाइड एस को। और निष्ठापन में किसको, निष्ठापन में कार्बोनेट अयस्क को हम ऑक्साइड में बदलते हैं। क्लियर है? इसका हम जब डिफरेंस देखेंगे ना तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सांद्रित सल्फाइड अयस्क जो होता है वो वायु की उपस्थिति में हम द्रवणांक से कम ताप पर, द्रवणांक से कम ताप कहने का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट जितना, अगर हम ताप इतना दे उसको, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम ताप हो, उसका मतलब अगर उससे ज़्यादा दिए हम तो वह पहले ही गल जाएगा। तो गलना तो नहीं चाहिए ना, गलना नहीं चाहिए, गलने से वैसा ताप हम देंगे कि वह गले ना। तो गलनांक से कम ताप पर, मतलब सांद्रित सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, ना कि द्रवणांक से ज़्यादा ताप पर। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, द्रवणांक से हम कम ताप पर गर्म करते हैं, और गर्म ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है, और वाष्पशील जो अशुद्धियाँ होती है, और जो अशुद्धियाँ होती है वह बाहर निकल जाती है। क्लियर है? इसको समझ में आ गया? भर्जन विधि में क्या होता है, भर्जन विधि में जो सल्फाइड एस्क है उसको हम वायु की उपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर दें, तो गर्म करने से क्या होता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है, और जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती है, जो अशुद्धियाँ होती है वह क्या होती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है? देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, यह हमारा क्या है, जेडएनएस। जेडएनएस हमारा क्या था, जिंक ब्लेड था। यह क्या था हमारा, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जेडएनएस। क्लियर है? तो जेडएनएस यह हमारा क्या है, यह हमारा अयस्क है। कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो अभी मैंने बताया था कि भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, तो जेडएनएस क्या है हमारा, सल्फाइड अयस्क है।
तो ZnS मतलब सल्फाइड एस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किस टेम्परेचर पर? द्रवणांक से कम ताप पर। द्रवणांक से कम ताप पर हम हीट देंगे, गर्म करेंगे इसको। द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करेंगे तो क्या बनता है? ये जो सल्फाइड है हमारा, ये जो सल्फाइड है हमारा क्या बनता है? ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो ऑक्साइड में बदल गया ना, ZnO बन गया। पहले ZnS था, जिंक सल्फाइड था, तो अब क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया। तो सल्फाइड से मेरा ऑक्साइड बन गया। और ये जो अशुद्धियां है हमारा SO2, ये जो अशुद्धियां हैं ये क्या है? बाहर निकल गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? HGS। HGS यह क्या होता है? यह सिनेबार है। सिनेबार किसका किसका अयस्क होता है? पारा का अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है? पारा का। क्लियर है। और ये जो सिनेबार में सल्फर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिनेबार किसका अयस्क है? सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क से ही ना हम ऑक्साइड में बदलते हैं। किसमें? भर्जन में। भर्जन में सल्फाइड से हम ऑक्साइड में बदलते हैं। तो HGS को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? कितने टेम्परेचर पर? अभी मैंने बताया था, द्रवणांक से कम ताप पर। द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या बनता है हमारा? ऑक्साइड बन जाता है। ये मेरा ऑक्साइड बन गया। और ये जो अशुद्धियां हैं बाहर निकल गया। अशुद्धियां क्या हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड मेरा अशुद्धियां हैं। क्लियर है। सल्फर डाइऑक्साइड मेरा अशुद्धियां हैं। समझ में आ गया। सिनेबार क्या हमारा? सिनेबार मेरा है HGS। वो कौन सा अयस्क है? वह अयस्क है सल्फाइड। तो सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? इस अयस्क के ये जो अयस्क है उसको उसके द्रवणांक से कम ताप पर। मान लीजिए इसका ये जो HGS है, इसका जो द्रवणांक है कितना? 50 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। 50 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए कि यह जो अयस्क है पिघलना स्टार्ट कर देता है। मतलब यह पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो 50 डिग्री से कम, 50 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर इसको गर्म करेंगे, ना कि 50 से ऊपर। 50 से ऊपर हम गर्म करेंगे तो पहले ही पिघल गया तो हमारा ये जो HGO में कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, ऑक्साइड में नहीं बदलेगा। तो इसलिए 50 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करते हैं। और मान लीजिए 48 डिग्री पर इसको गर्म किया, 48 डिग्री पर गर्म किया तो यह क्या बन गया? यह बन गया मेरा HGO। सल्फाइड से क्या बन गया मेरा? ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है? अशुद्धि है। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या है? अशुद्धियाँ है। क्लियर है। अशुद्धियाँ बाहर निकल गया और मेरा ऑक्साइड में बदल गया। क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा Cu2S। Cu2S यह भी क्या है? यह क्या है हमारा? सल्फाइड एस्क है ना? सल्फाइड एस्क है। यहाँ पर देखिए सल्फाइड एस्क है, सल्फर इसमें जुड़ा हुआ है। तो सल्फाइड एस्क से हम ऑक्सीजन को, सल्फाइड एस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किस टेम्परेचर पे? किस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे? ये जो सल्फाइड एस्क है, ये इसके जो द्रवणांक है वह उससे कम ताप पर, ना कि उससे ज़्यादा ताप पर। ये तीनों एग्जाम्पल में मैं सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। तीनों एग्जाम्पल में सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। इसको मैं चाहूँ तो एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझाकर मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। कॉपर कॉपर सल्फाइड, इसमें सल्फर का अयस्क है, क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फर का अयस्क हो गया है। सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? कितने टेम्परेचर पर? द्रवणांक से कम ताप पर। किसके द्रवणांक? इसके द्रवणांक, कॉपर सल्फाइड के द्रवणांक। कॉपर सल्फाइड का द्रवणांक मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म करेंगे, ना कि उससे ऊपर ताप पर गर्म करेंगे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा मेरा? क्या बन गया मेरा? कॉपर ऑक्साइड बन गया। पहले सल्फाइड के रूप में था, अब क्या बन गया मेरा? ऑक्साइड के रूप में। तो सभी के सभी विधि में हम क्या कर रहे हैं? सल्फाइड एस्क को हम ऑक्साइड एस्क में बदल रहे हैं। सल्फाइड से ऑक्साइड में बदल रहे हैं। और यह मेरा जो अशुद्धियां हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यह क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है। भर्जन विधि समझ में आ गया। भर्जन विधि में हम क्या करते हैं? एक बार फिर से सब पीछे से बोलो। इतना विधि मैंने समझाया। भर्जन विधि में क्या अभी तक क्या आपने पढ़ा? भर्जन विधि में क्या होता है? भर्जन विधि में सल्फाइड एस्क को वायु की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर?
द्रवणांक से कम ताप पर, द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो वह क्या बन जाता है, सल्फाइड से क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। सल्फाइड से क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। और जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। यह इसका डिफिनेशन हो गया। क्लियर है भर्जन विधि का। अब देखिए इसके आगे निष्ठापन विधि। निष्ठापन विधि में मैंने बताया था क्या, यह कार्बोनेट के लिए होता है। जो भी कार्बोनेट अयस्क होता है उसको यह ऑक्साइड में बदलने के लिए यूज होता है। ठीक है, भर्जन विधि जो होता है कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए यूज होता है। ठीक है, निष्ठापन प्रक्रिया द्वारा प्राय जल युक्त ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। या कार्बोनेट अयस्क या ऑक्साइड अयस्क दोनों के लिए, मेनली किसके लिए होता है, मेनली यह कार्बोनेट अयस्क के लिए होता है। क्योंकि ऑक्साइड अयस्क जो होता है वो तो खुद पहले से ही ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, तो ज़्यादातर यह कार्बोनेट के लिए होता है। लेकिन किसी किसी ऑक्साइड अयस्क में क्या होता है कि जल के रूप में, जल से वो मिला होता है, जल से मिला होता है। तो उस जल को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, निष्ठापन विधि द्वारा ही निकालते हैं उसको। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो अयस्क होते हैं उसको सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें क्या होता है, सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवणांक से कम ताप पर। इसमें क्या था, इसमें सीमित वायु नहीं था, इसमें हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि कितना भी वायु की उपस्थिति हो, सीमित हो या ना सीमित हो, कुछ मतलब नहीं हमें। लेकिन इसमें क्या करना, इसमें सीमित वायु, लिमिटेड एयर की उपस्थिति में हम करते हैं। मतलब हमें जरूरी नहीं है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें कुछ ज़्यादा लगेगा ऑक्सीजन, इसमें कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगा, इसमें कुछ कम ऑक्सीजन की जरूरत होगा। तो हम जिसमें जितना ज़्यादा जरूरत होगा उसी वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और द्रवणांक से कम ताप पर ही गर्म करेंगे इसमें भी। ठीक है, और यह क्या बदल जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगा। क्लियर है, सीमित वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को हम गर्म करते हैं द्रवणांक से कम ताप पर, तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है और जो जल वाष्प एवं वाष्पशील अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है, देखिए इसका उदाहरण देखिए, Al2O3.2H2O, यह भी एक किसका अयस्क है, यह एक एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्योंकि इसमें एक एल्यूमिनियम दिख रहा है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसमें यह ऑक्साइड भी है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क है और एक ऑक्साइड अयस्क है। तो ऑक्साइड अयस्क से हम क्या करते हैं, ये जो वाटर आपने देख रहे होंगे, इस वाटर को निकालना है क्योंकि यह अलग से आ गया। इस वाटर को निकालना तो क्या करेंगे, हम हीट देंगे, पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। तो इसमें से जो 2H2 है वह बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल क्या बन गया, मेरा Al2O3 बन गया। और ये जो पानी है मेरा बाहर निकल गया, ये जो पानी है बाहर निकल गया। तो ठीक है, ये जो पानी है, अशुद्धियाँ जो पानी है निकल गया बाहर। पहला किस समझ में आ गया, निष्ठापन का। दूसरा देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, यह किस फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में। तो निष्ठापन विधि किसका यूज करता है, निष्ठापन विधि किसके लिए यूज होता है, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होता है, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के लिए यूज होता है। क्लियर है, तो पहले इसको गर्म करेंगे, इसमें सीमित वायु की उपस्थिति में, निश्चित वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। और कितना गर्म करेंगे, द्रवणांक से कम ताप पर, ना कि द्रवणांक से ज़्यादा ताप पर। क्लियर है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। क्योंकि यह कार्बोनेट के फॉर्म में है तो यह ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसी के लिए तो हम निष्ठापन विधि करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं हम कि कार्बोनेट के फॉर्म में अगर अयस्क है तो वह किस में बदल जाए, वह ऑक्साइड में बदल जाए। तो ऑक्साइड में बदल गया ना। अब भी बच गया इधर कार्बन डाइऑक्साइड, जो अशुद्धियाँ हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्धियाँ बाहर निकल गया। ये जो CaCO3 का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, यह क्या है, यही ना बाहर अशुद्धियाँ निकल गया और मेरा किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। क्लियर है यहाँ तक, भर्जन निष्ठापन समझ में आ गया। अब भर्जन निष्ठापन में हम अंतर देखिए, इसमें आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, भर्जन और निष्ठापन के बारे में डिटेल में पढ़ा। तो आपको मुझे यह अंतर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद अंतर लिखना चाहिए, खुद से पेन लेकर कॉपी पर लिखना चाहिए आपको। क्योंकि इतना डिटेल में आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या अंतर हो सकती है। भर्जन में हम करते हैं वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं,
इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अभी मैंने बताया था इसको, इसमें सीमित वायु की उपस्थिति में हम गर्म कर रहे थे, सीमित वायु की उपस्थिति में। और इसमें क्या था भर्जन में, इसमें वायु की उपस्थिति में, ये जरूरी नहीं कि सीमित वायु नहीं, वायु की उपस्थिति में, इसमें सीमित वायु की उपस्थिति में। तो वही बोल रहा पहला नियम। दूसरा क्या मैंने बताया था, जो भर्जन होता है सल्फाइड गैस के लिए होता है, और ये निस्तापन किसके लिए होता है, कार्बोनेट गैस के लिए होता है। क्लियर है। इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये जो भर्जन विधि है इसमें क्या होता है, जो अयस्क होते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें निर्जलीकरण होता है, और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। निर्जलीकरण मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो जल है, ये जो जल पहले से इसमें जल था, तो निर्जलीकरण का मतलब क्या, जल को निकाल दिया, जल को बाहर निकाल दिया। तो यह जल बाहर निकल गया ना, तो इसी को कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब अयस्क से जो जल है उस जल को बाहर निकाल दिया, तो उसको कहते हैं निर्जलीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसका जो ऑक्सीकरण इधर हो रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में निकल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जा रहा है। और इसमें देखिए, इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन विधि में हम निस्तापन से ज़्यादा ताप की जरूरत होता है, गर्म करते हैं, और इसमें भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। निस्तापन में हम कम ताप पर गर्म करते हैं, ठीक है, और भर्जन में ज़्यादा ताप पर गर्म करते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें सल्फाइड गैस को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, तो ऑक्साइड गैस बन गया ZnO, यह हमने पीछे भी देखा था, और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म में है, तो इसको हम सीमित वायु की उपस्थिति में यहाँ पर दिए, सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक आपको भर्जन एवं निस्तापन समझ में आ गया। भर्जन निस्तापन क्लियर है। सांद्रित अयस्क से धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन क्यों करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। क्लियर है। सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन क्लियर हो गया। और सांद्रण विधियां हमने 5 देखा अभी तक इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने 5 सांद्रण विधियां देखा, हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फैन प्लावन विधि, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक पृथक्करण विधि। 5 हमने सांद्रण विधियां देखा। तो अगले लेक्चर में हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे धातुओं के, अब धातु के ऑक्साइड में तो बदल दिए, धातु के ऑक्साइड में हमने बदल दिया, इसको ऑक्साइड में बदल दिया, और इसको भी ऑक्साइड में बदल दिया, यहाँ भी ऑक्साइड में बदल दिया, धातु के ऑक्साइड में बदल दिया। अब धातु के ऑक्साइड से धातु कैसे निकालेंगे, ये जो ZnO है हमारा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन को निकाल कर हम कैल्शियम कैसे प्राप्त करेंगे। और ये जो ZnO है, देखिए ये जो ZnO है, इसे ऑक्सीजन को निकाल देंगे तो ZnO जिंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ZnO से ऑक्सीजन को निकालकर जिंक कैसे प्राप्त करेंगे, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है। मतलब धातु के ऑक्साइड से धातु को हम कैसे निकालेंगे, मतलब जिंक ऑक्साइड से जिंक को कैसे निकालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम को निकालेंगे कैसे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम कैसे निकालेंगे, इन सबको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। क्लियर है। यहाँ से हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक। ठीक है। थैंक यू।